हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज के क्लास का टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह चैप्टर इंक्लूड है। सेकेंड जो वॉल्यूम था हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल पढ़ा चुका है, और पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे लार्जेस्ट चैप्टर है ये। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है फर्स्ट वॉल्यूम का सबसे जो है लार्जेस्ट चैप्टर है, और वेटेज के हिसाब से भी जो है यह हाई वेटेज रखता है। अकेले इस चैप्टर से 8 या 9 मार्क के क्वेश्चन जो है बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, और लार्जेस्ट चैप्टर होने के वजह से हम जो है पहले इसी को टच किए हुए हैं। पहले हम इसी को पढ़ाना चाह रहे थे, ठीक है। और इसमें जो ग्रुप 15 एलिमेंट है, यह पिछले सेशन में इस टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया था, कोर्स से बाहर कर दिया गया था। लेकिन अभी क्या है कि इस सेशन में ग्रुप 15 एलिमेंट को इंक्लूड कर दिया गया है। ग्रुप 15 एलिमेंट आपको पढ़ना है, और 15 ग्रुप में नाइट्रोजन की जो फैमिली है, नाइट्रोजन की फैमिली का मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, चाहे वो अमोनिया हो चाहे नाइट्रिक एसिड हो, इस सब के बारे में ही पढ़ना है। और इसके साथ साथ इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 15 ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इसके बाद से 15 ग्रुप में जो एलिमेंट मिल रहे हैं उनका अकरेंस, 15 ग्रुप में जो एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, 15 ग्रुप में जो एलिमेंट हैं उनकी एटॉमिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब के बारे में हमको स्टडी करना है। लेकिन फिलहाल इस क्लास में हम इतना एक साथ नहीं पढ़ा सकते हैं। इस क्लास के लिए जो हम लेक्चर देंगे वह होगा हमारा ग्रुप 15 एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उनका अकरेंस क्या है, इस सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप 15 एलिमेंट में इंक्लूड है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मथ है। दीज आर आल्सो कॉल्ड निकोजेन। इनको निकोजेन ग्रुप भी बोलते हैं। क्यों निकोजेन बोलते हैं? क्योंकि इनके ऑक्साइड को बोलते हैं निकोनाइड्स। इनके ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं निकोनाइड्स, और इस निकोनाइड्स जो होता है वो ग्रीक वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है सफोकेशन। मतलब इनके ऑक्साइड्स के प्रेजेंस में अगर हम खड़े हो जाएं तो दम घुटने लगता है। मतलब रिस्पायरेशन की प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाती है, मतलब उसमें दम घुटना शुरू है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के गैस में अगर तुमको खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली हीमोग्लोबिन से जो है कंजुगेट होकर के जो है कंजुगेट हो जाती है, और ऑक्सीजन उतना इजीली सोलूबल नहीं होता है जितना इजीली सोलूबल कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में हम अपने आप को सफोकेशन फीलिंग करते हैं। वैसे ये भी ऑक्साइड ऐसे हैं कि इनके प्रेजेंस में पर्सन जो है सफोकेशन फीलिंग करता है, और निकोनाइड्स का मतलब सफोकेशन ही होता है। निकोनाइड्स हमारा जो है एक ग्रीक वर्ड होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने यहाँ पे लिख दिया है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 है, फास्फोरस का 15 है, आर्सेनिक का 33 है, एंटीमनी का 51 है, बिस्मथ का 83 है। जब इसको हम 7 को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द सब सेल में करते हैं तो 2,5 आता है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द सब सेल sp-df में करते हैं तो 1:2:2p3 होता है। अगर इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इनर्ट गैस के समान, तो इनर्ट गैस में कौन कौन से एलिमेंट हैं आप जान ही रहे हैं। हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है, रेडान है। रेडान हमारा एक्टिव में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो हम रेडान को लेके यहाँ पे चलेंगे नहीं, हम जीनान तक लेके चलते हैं। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 ही होगा। तो हमने यहाँ पे हीलियम लिख दिया है, और हीलियम 1:2 के बाद हीलियम के बाद हमने 2:2p3 यहाँ पे लिख दिया है।
ठीक है, हीलियम को लिखने के बाद 2s2p3 कहाँ से आया, यह आउटर मोस्ट शेल्स है। नाइट्रोजन की जो एटम है, नाइट्रोजन का एटम का आउटर मोस्ट शेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट 2s2p3 है, और हीलियम इसलिए लिखा कि हीलियम के बैलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर सिर्फ 2 होता है। फास्फोरस का देख लीजिए कि 285 हमने लिखा, 1s2 1s2 2p6 3s2 3p3। तो हीलियम के बाद आने वाला इनर्ट गैस में दूसरा जो एलिमेंट होता है नियान होता है, और नियान का एटॉमिक नंबर 10 होता है, और 10 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 28 होता है, तो 28 हमारा यहीं तक पहुंचेगा 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ के लिए हमने लिख दिया क्या, इतने के लिए हमने लिख दिया नियान, और बाकी आउटर मोस्ट शेल्स के सेल को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द सब सेल फॉर द आउटर मोस्ट शेल्स के लिए हमने रिप्रेजेंट यहाँ कर दिया, 3s2 3p3 हो गया। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 था, सेल में इसको डिवाइड किया तो 2 8 18 5 हमको मिला। जब इलेक्ट्रॉन को हमने सब सेल में डिवाइड किया तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3। और आर्गन के लिए हमारा क्या बना, मतलब इस एलिमेंट के लिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनेगा इनर्ट गैस में, तो आर्गन हो जाएगा और 3d10 4s2 4p3 हो जाएगा। एंटीमनी का देख लीजिए, एंटीमनी की बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p6, एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2 8 18 18 5 हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द सब सेल ऑलरेडी आप क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़े ही हैं कि कैसे sp-df में इलेक्ट्रॉन का हम डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 एंड 5s2। और क्रिप्टॉन में मिला क्या हमको, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36 होता है। तो 36 हम कहाँ से मैच कराएंगे, तो यहाँ से मैच कराएंगे, 2 हो गया, 8 हो गया, यहाँ 18 हो गया, पुनः 8 हो गया। यही होता है क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 18 8, बाकी बचा 4d10 5s2। तो क्रिप्टॉन लिखने के बाद 4d10 और 5s2 हमने लिख दिया। बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83 होता है, तो सेल में इसको डिवाइड किए तो 2 8 18 32 18 5 हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको इनर्ट गैस में लिखना तो किसके समान मिलेगा, जीनान के समान मिलेगा। और जीनान के समान मिलेगा तो हमारा जो है जीनान का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 54 होता है। तो होगा क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 54 हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ, 2 8 18 18, ठीक है, 2 8 18 18 8, क्योंकि जीनान का एटॉमिक नंबर 54 हुआ। तो 2 8 18 18 और 8 बचा क्या, 4 या बचा, अब 5d10 बचा, 4s2 6s2 6p3 मिला। तो जीनान का 4 या 14 5d10 6s2 एंड 6p3 हो गया। क्लास फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था पी ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप, कौन कौन, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। लेकिन इसमें आपको कहां पढ़ना है, ग्रुप 15 से लेकर के ग्रुप 18 तक। तो लार्जेस्ट एक टाइप का फैमिली हुआ नहीं, लार्जेस्ट फाइलम हो गया 15 ग्रुप का, कि 13 से लेकर के 18 तक पढ़ना है। तो ये लार्जेस्ट चैप्टर हो ही जाएगा वैसे ही, क्योंकि इनके कंटेनिंग कंपाउंड फर्स्ट मतलब हर ग्रुप के पहले एलिमेंट का कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में भी हमको पूरी तरीके से पढ़ना है इसमें, ठीक है। अब हम इसमें बताएंगे आपको अकरेंस। अकरेंस क्या होता है, अकरेंस में मतलब ये मिलते कहाँ कहाँ हैं, इनका अकरेंस क्या है। तो अकरेंस के लिए नाइट्रोजन कहाँ मिलता है, फास्फोरस कैसे मिलता है, ठीक है। तो पहले हम लिखें अकरेंस, ग्रुप 15 एलिमेंट का अकरेंस क्या है। नाइट्रोजन तो आप जान ही रहे होंगे कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ये अपने वॉल्यूम का कितना परसेंट है, मतलब 78% मिलता है। मतलब एटमॉस्फेयर में इसकी प्रेजेंटेशन कितना है, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में 78% ऑलरेडी जब है, और बाकी इसका अकरेंस कहाँ कहाँ है इसके लिए बता रहे हैं। अकरेंस में it is the
मेजर, क्या मेजर? इट इज द मेजर कंपोनेंट, it is the major component, it is the major component of the एयर। एयर का क्या है? मेजर कंपोनेंट है। मतलब एयर में मिलने वाले जितने भी गैस हैं उसमें मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट है, मतलब मेजर कंपोनेंट जो है वह क्या है? नाइट्रोजन ही होता है। ठीक है। नाइट्रोजन अकर एज ए डाइएटॉमिक, नाइट्रोजन अकर एट ए नाइट्रोजन अकर एट ए डाइएटॉमिक गैस इन एयर। ठीक है। नाइट्रोजन कंप्राइज्ड 78% बाई वॉल्यूम, मतलब 78% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर लिखेंगे कि इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एयर। नाइट्रोजन अकर एट डाइएटॉमिक गैस इन एयर। नाइट्रोजन कंप्राइज 78% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। लेकिन अर्थ के क्रस्ट में कैसे मिलता है? इन द अर्थ क्रस्ट it is formed as NaNO3। NaNO3 का मतलब सोडियम नाइट्रेट, इनको बोलते हैं चिली साल्टपीटर। दो साल्टपीटर होता है, एक इंडियन साल्टपीटर होता है, एक चिली साल्टपीटर होता है। तो सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं चिली साल्टपीटर। तो लिखे हैं कि इट इन द अर्थ क्रस्ट इट इज फॉर्म एज NaNO3 चिली साल्टपीटर एंड KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट में भी नाइट्रोजन है, जिसको बोलते हैं हम इंडियन साल्टपीटर। ठीक है। इट इज द फॉर्म एज NaNO3 चिली साल्टपीटर है, पोटेशियम नाइट्रेट में इंडियन साल्टपीटर के फॉर्म में मिलता है। ठीक है। अगला है फास्फोरस। फास्फोरस को भी देख लिया जाए। तो नाइट्रोजन का हो गया ऑकरेंस, मतलब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% है। इसके अलावा अर्थ के क्रस्ट में जो है चिली साल्टपीटर और इंडियन साल्टपीटर के फॉर्म में प्रेजेंस है, या NaNO3 या KNO3। सेकेंड है फास्फोरस। फास्फोरस कैसे मिलता है? कि इट इज द वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, या लिखेंगे इट इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। इट इज द वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। It does not occur at free state. It does not occur at the free state. It is always occur into the
इट इज ऑलवेज अकर इनटू द कंबाइन स्टेट। किस स्टेट मिलता है? कंबाइन स्टेट में। कभी भी यह जो फ्री स्टेट में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यह हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है। इट अकर इनटू द एपिटाइट फैमिली। इट अकर एट द एपिटाइट, APETITE, एपिटाइट फैमिली। एपिटाइट फैमिली मतलब इसका एपिटाइट फैमिली का फार्मूला क्या बनेगा? CA9 PO4, CA9 PO4 का 6 CaH2 एपिटाइट का फार्मूला है। CA9 PO4 का होल 6 CaH2 वेयर यक्स इक्वल टू आप जान ही रहे हैं क्या है? फ्लोरो है, क्लोरो है, अथवा OH हाइड्रोक्सी। फ्लोरो क्लोरो और OH ग्रुप में, हाइड्रोक्सियल ग्रुप में। अब इसको पढ़ेंगे हम फ्लोरोपेटाइट अगर मानना है, अगर इसको हमको चेंज करना फार्मूला को फ्लोरोपेटाइट में, FLOUROAPETIT। फ्लोरोपेटाइट का फार्मूला क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 3Ca2, इसके लिख सकते हैं हम 9 है ना, तो 3Ca3 लिखें। फ्लोरोपेटाइट का फार्मूला 3Ca3PO4 का 2CaF2, यह फ्लोरोपेटाइट का फार्मूला हो जाएगा। फिर क्लोरोपेटाइट का फार्मूला लिखो। क्लोरोएपेटाइट का फार्मूला अगर हम लिखेंगे तो ऐसे इसको भी बना लेंगे हम, 3Ca3PO4 का ट्वाइस एंड CaF2 है ना जी, CaF2 है, तो यहाँ लिखेंगे CaCl2। ये फास्फोरस है सब में, ध्यान देना इस पे। फ्लोरोपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी APETIT, हाइड्रोक्सी एपेटाइट में क्या लिखेंगे? 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस एंड CaOH का होल ट्वाइस। यह 3 फॉर्म है। इसलिए लिखे इट इज ए वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, इट डज नॉट अकर एट फ्री स्टेट, इट इज ऑलवेज अकर इनटू द कंबाइन स्टेट, इट अकर एट द एपिटाइट फैमिली। एपिटाइट फैमिली क्या है? जिसका जनरल फार्मूला CA9 PO4 का और 6 CH2 है। यक्स का मतलब फ्लोरो क्लोरो या हाइड्रोक्सियल ग्रुप। तो फ्लोरोपेटाइट में 3Ca3PO4 का ऑल्ट हुआ CF2 हो जाएगा। क्लोरोपेटाइट में 3Ca3PO4 का ऑल्ट हुआ CaCl2 हो जाएगा। हाइड्रोक्सी एपेटाइट में 3Ca3PO4 का ऑल्ट हुआ CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। अब रह गई बात आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ का। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ ये कहाँ मिलते हैं? इनका अक्रेंस क्या है? इनके बारे में भी जान लिया जाए। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। यहां लिखेंगे दे मेनली अकर एट सल्फाइड, दे मेनली अकर एज सल्फाइड, दे मेनली अकर एज सल्फाइड। आर्सेनोपाराइड्स, आर्सेनो ARSENOPYRITES, आर्सेनोपाराइड, जिनका फार्मूला होता है कि FeAS, आर्सेनोपाराइड्स है, इसमें आर्सेनिक मिल गया। स्टिबनाइट, STIBNITE
NiTe, और इसका फार्मूला होता है Sb2S3, Sb2S3 स्टिबनाइट एंड बिस्मथ ग्लैंस और इसका फार्मूला जो बनता है बिस्मथ ग्लैंस का वह Bi2S3 होता है। क्या होता है? Bi2S3। देखिए आर्सेनोपाइराइट से आर्सेनिक है, स्टिबनाइट्स में एंटीमनी है, बिस्मथ ग्लैंस में क्या है हमारा? Bi2S3 है। तो यह हमारा अक्रेंस हो गया। नाइट्रोजन कहाँ मिला, फास्फोरस कैसे मिल रहा है, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ कैसे मिल रहा है। ठीक है, और आगे के क्लास में अब हम आपको पढ़ाएंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? दैट सॉल्व्स।